So now let us revise financial instruments in a fast manner. Okay, आ जाओ। सबसे पहला है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? तो एक पार्टी होता है जिसने फंड्स दिया होता है, एक पार्टी होता है जिसने फंड्स लिया होता है। जो पार्टी फंड्स दे रहा है उसके लिए फाइनेंशियल असेट, जो पार्टी फंड्स ले रहा है उसके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स राइज टू फाइनेंशियल असेट फॉर वन पार्टी एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फॉर अनदर पार्टी। ना उसके बाद आता है फाइनेंशियल असेट क्या होता है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और एनी अदर फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू गिव कैश और टू डिलीवर कैश और एनी अदर फाइनेंशियल असेट्स। नाउ इक्विटी क्या होता है? इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट असेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द लायबिलिटीज। नाउ ये हो गया। अब आते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी के अकाउंटिंग पे। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का अकाउंटिंग कैसे होता है? सो फाइनेंशियल लायबिलिटी देखो, जिस दिन हमें पैसा मिला है, जिस दिन फाइनेंशियल लायबिलिटी का ओरिजिनेशन हुआ है, उस दिन हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं एट द नेट अमाउंट रिसीव्ड। कितना का लोन मिला, कितना का प्रोसेसिंग फीस दिया, कितना का ट्रांजेक्शन कॉस्ट दिया, जो नेट अमाउंट होगा उस पर हम लोग एफएल को रिकॉर्ड करते हैं। सब्सिक्वेंटली सारा ही फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड पे रिकॉर्ड होता है। बट देयर आर थ्री एक्सेप्शंस। क्या? फाइनेंशियल गारंटी, और आपका हो गया कंटिंजेंट कंसीडरेशन, और आपका एक और था, बताओ क्या? कौन गाइस टेल मी? डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी, राइट? ये तीनों आपका एफवीटी पीएनएल पे अकाउंटिंग होता है। नाउ कम्स टू अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड के अकाउंटिंग में क्या होता है? वी रिकॉर्ड द एफएल इनिशियली एट द नेट अमाउंट रिसीव्ड, देन हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं कि इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या है, देन वी चार्ज द फाइनेंस कॉस्ट एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, वी रिकॉर्ड द कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स एंड वी अराइव एट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो ये हो गया आपका अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड के हिसाब से। अंडरस्टैंड करना एक बात, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहेगा। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है तो जो कूपन या कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, वही आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बन जाएगा। नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल लायबिलिटी एट ऑफ मार्केट टर्म्स। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ मार्केट टर्म्स पे है तो क्या करेंगे? सो इन दैट केस वी विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा ये मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी का वैल्यू कहलाएगा। ना इस फाइनेंशियल लायबिलिटी को हम लोग अनवाइंड करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंस कॉस्ट। ना जो अनवाइंड करेंगे तो किस रेट पे अनवाइंड करेंगे? जिस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाला था उसी रेट से अनवाइंड करके फाइनेंस कॉस्ट भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। नाउ फिर कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स को पे करेंगे और अपना फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे। सो अंडरस्टैंड, फाइनेंस कॉस्ट एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इसको पीएनएल में जाता है। इंटरेस्ट जो कूपन रेट के हिसाब से होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाता है। जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है वो आपका बैलेंस शीट में जाता है। सो दिस इज द ओवरऑल अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। नाउ मूविंग ऑन टू कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नाउ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जाने के पहले आपको समझना पड़ेगा उसका क्लासिफिकेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट अगर ऐसा है जिसमें इक्विटी का भी और फाइनेंशियल लायबिलिटी का भी दोनों का फीचर आ रहा है, तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस इंस्ट्रूमेंट में, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में कौन सा कंपोनेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी का है और कौन सा कंपोनेंट इक्विटी का है। नाउ हाउ डू वी डू दैट? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, एक चार्ट बनाते हैं हम लोग जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट को तीन पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और कन्वर्जन राइट्स। नाउ कमिंग टू प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल आपका रिडीमेबल है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, अगर प्रिंसिपल आपका इरिडीमेबल है तो इक्विटी। प्रिंसिपल अगर आपका कन्वर्टिबल है तो हम लोग देखते हैं क्या वो कंपल्सरीली कन्वर्टिबल है। अगर वो कंपल्सरीली कन्वर्टिबल है तो हम लोग उसमें क्या बोलते हैं? इफ इट इज कंपल्सरीली कन्वर्टिबल इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो इक्विटी। इफ इट इज कंपल्सरीली कन्वर्टिबल इनटू वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो फाइनेंशियल लायबिलिटी। नाउ अगर वो ऑप्शनली कन्वर्टिबल है तो हम लोग देखते हैं किसके पास ऑप्शन है। अगर होल्डर के पास ऑप्शन है तो चाहे नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड हो या नंबर ऑफ शेयर्स वेरिएबल हो, डजंट मैटर, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगा। अगर एंटिटी के पास ऑप्शन है तो हम लोग देखते हैं एंटिटी के लिए बेस्ट एस्टिमेट क्या है, वो इक्विटी इशू करेगा या कैश देगा, अकॉर्डिंगली विल क्लासिफाई। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि होल्डर के पास ऑप्शन है या एंटिटी के पास ऑप्शन है तो वी विल अज्यूम कि होल्डर के पास ऑप्शन है और ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। नाउ अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ये कंपल्सरीली कन्वर्टिबल है या ऑप्शनली कन्वर्टिबल है तो वी अज्यूम कि ये ऑप्शनली कन्वर्टिबल है और
ऑप्शन होल्डर के पास है और ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। नाउ कमिंग टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और या डिविडेंड, उसमें बोलता है अगर आपका मैंडेटरी है पे करना, लाइक इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो वो हो गया आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी। लेकिन अगर डिस्क्रिशनरी है पे करना तो वो हो गया आपका इक्विटी। नाउ कमिंग टू कन्वर्जन राइट्स, बोला अगर कन्वर्जन राइट है टू फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो हो जाएगा फाइनेंशियल सॉरी तो हो जाएगा इक्विटी, तो हो जाएगा इक्विटी। लेकिन अगर कन्वर्जन जो होगा इट इज इनटू द वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो ये इक्विटी हो गया नहीं, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गया नहीं, ये होगा अदर लायबिलिटी। अदर लायबिलिटी, याद रखना मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं बोल रहा हूं, मैं अदर लायबिलिटी बोल रहा हूं यहां पे। ओके, सो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इनटू इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी। नाउ वंस वी नो व्हाट आर द इक्विटी एंड द फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट्स, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट। हाउ टू डू दैट? सो जितने भी फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट थे उसमें जो जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज थे उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। किस रेट से? मार्केट रेट ऑफ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट कन्वर्जन राइट्स, विदाउट कन्वर्जन राइट से उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाएगा और ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी कहला जाएगा। नाउ अब हम लोग क्या कहेंगे, पूरे इंस्ट्रूमेंट का क्या वैल्यू था माइनस करो फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो बचा वो इक्विटी। नाउ ये तो हो गया डेट ऑफ इशू वाले दिन अकाउंटिंग। सब्सिक्वेंटली क्या होगा, इक्विटी तो कांस्टेंट रहेगा, इक्विटी तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी आपका अनवाइंड होते जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स को पे करेंगे। और सेटलमेंट डेट वाले दिन, सेटलमेंट डेट वाले दिन अगर हमें कैश पे करना है तो एफएल अकाउंट डेबिट टू बैंक और जो इक्विटी का बैलेंस है उसको उठा के रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दो। अगर हमें इक्विटी इशू करना है तो क्या करेंगे, एफएल को पहले इक्विटी में ट्रांसफर करेंगे, ना वहां से इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, जितना बच गया वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चल जाएगा। नाउ अगर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो क्या करेंगे, जो पढ़ा सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन दो बात ध्यान में रखना, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको जब हम लोग एलोकेट कर रहे हैं इक्विटी और एफएल में तो उस समय ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इग्नोर कर देना, उस समय ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इग्नोर कर देना, पहले इक्विटी और एफएल का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद इस वैल्यू के रेशियो में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को दोनों पे एलोकेट कर दो, दोनों पे एलोकेट कर दो, दोनों पे एलोकेट कर दो। नाउ क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी है और साथ में ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गया तो वहां पे क्या जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। आइडियली एग्जाम में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको कैलकुलेट करके देगा। तो ये हो गया आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब आता है अर्ली रिडेम्पशन ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो अर्ली रिडेम्पशन करते क्यों है, बिकॉज आपको सस्ते रेट पे लोन मिलने के लिए आपको मिल रहा है, आपको बाजार में अब सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मेरा आज का कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, आज का कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, आज का फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कैश फ्लोज एट द रिड्यूस्ड डिस्काउंट रेट, एट द रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट। ओके नाउ, और मैं बोल रहा हूं अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, अमाउंट कितना पे कर रहे हैं ना। तो डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू, इसको बोलते हैं गेन और लॉस ऑन रीमेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। और ये गेन लॉस कहां जाता है, पी एंड एल। नाउ फेयर वैल्यू और अमाउंट पेड, फेयर वैल्यू और अमाउंट पेड में जो डिफरेंस होगा वो कहां एडजस्ट होता है, वो इक्विटी से एडजस्ट होता है। अब बोलोगे सर ये जो गेन लॉस हुआ, हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी मालूम था, हमने कितना पे किया वो मालूम था, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जितना भी गेन लॉस हुआ सारा का सारा पीएनएल में क्यों डाले। ये ब्रेकअप करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट का दो हिस्सा था, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी, राइट। तो अगर इंस्ट्रूमेंट का दो हिस्सा था तो अगर कोई गेन लॉस होगा तो उसका भी दो हिस्सा होगा ना, उसका भी दो हिस्सा होगा, इसलिए इस गेन लॉस को हमें दो हिस्सा में बांटना जरूरी था। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्ली रिडेम्पशन ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नाउ कम्स फाइनेंशियल असेट। ना फाइनेंशियल एसेट में क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड बोलता है जो कैश है वो तो कॉस्ट पे रहेगा, जो आपका डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट है वो आपका एफवीटी पीएनएल पे रहेगा, जो आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी है उसका डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन एफवीटी पीएनएल है, बट देयर इज एन इररिवोकेबल ऑप्शन एट इनिशियल रिकॉग्निशन टू मेजर इट एट एफवीटी ओसीआई फॉर द रिमेनिंग फाइनेंशियल एसेट्स। फॉर द रिमेनिंग फाइनेंशियल एसेट्स आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड या एफवीटी ओसीआई या एफवीटी पीएनएल। कैसे करेंगे, सो उसके लिए दो टेस्ट करते हैं, बिजनेस मॉडल टेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। अगर आपका बिजनेस मॉडल टेस्ट में है आपका हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड टू मैच्योरिटी, एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट का मतलब ओनली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड डेट्स एंड नो अदर राइट्स। अगर ये दोनों मीट कर गया, मतलब हेल्ड टू मैच्योरिटी प्लस सीसीएफटी पास, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। हेल्ड टू मैच्योरिटी बट कैन बी सोल्ड इफ बेटर रिटर्न्स आर अवेलेबल एंड सीसीएफटी पास, तो आपका एफवीटी ओसीआई। नाउ तीसरा, अगर आपका
इसमें ऊपर में से दोनों में से किसी में भी क्लासिफाई नहीं किया तो आपका एफवीटी पीएनएल, ऑल अदर्स एफवीटी पीएनएल। मतलब क्या हो गया, अगर आपका हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो एफवीटी पीएनएल, अगर आपका सीसीएफटी फेल हो गया तो एफवीटी पीएनएल, ओके, या कोई और सिनेरियो है तो एफवीटी पीएनएल। ओके, नाउ अब क्या बोल रहा है, ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब आता है मेजरमेंट कैसे करेंगे इन तीनों सिनेरियो में। तो इनिशियली स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अंडर amortized cost method and FBT OCI, we record the financial asset initially at the net amount paid. At the net amount paid, what is the meaning of net amount paid? Purchase price plus transaction cost minus processing fees अगर कुछ मिला है, minus processing fees अगर कुछ मिला है, net amount जो आपने पे किया है उस पे रिकॉर्ड करेंगे। सब्सिक्वेंटली अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को हम लोग रिसीव करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को रिसीव करेंगे और अपना क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में कोई फेयर वैल्यूएशन करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। सेटलमेंट डेट पे अगर कोई गेन लॉस होता है वो कहां जाएगा? पी एंड एल में जाएगा। नाउ एफए एट एफवीटी ओसीआई इनिशियली रिकॉर्ड होगा नेट अमाउंट पेड पे, सब्सिक्वेंटली फाइनेंस इनकम रिकॉर्ड होगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे, exactly same as amortized cost method, exactly same as amortized cost method. Now बट ईयर एंड पे हमें एक एडिशनल काम भी करना पड़ेगा। जो फेयर वैल्यू गेन और लॉस हो रहा है हम लोग असेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और जो फेयर वैल्यू गेन लॉस हो रहा है उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। नाउ अगर हम लोग इस असेट को कभी सेल करते हैं, अगर इफ वी सेल अ फाइनेंशियल एसेट एट FVTOCI, सो ऑन द डेट ऑफ सेल जितना भी क्यूमुलेटिव बैलेंस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पड़ा हुआ होगा उसको उठा के रिसाइकल कर देंगे पी एंड एल में, उसको उठा के भेज देंगे पी एंड एल में, उसको उठा के भेज देंगे पी एंड एल में। नाउ व्हाट इज अबाउट FA एट FVT P&L? तो ये बड़ा मस्त मौला आदमी है। ये क्या बोलता है, हमने FA को जितना परचेज किया है उतना पे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, प्रोसेसिंग फीस अगर कुछ मिला है या लगा है तो उसको पी एंड एल में भेज दो। फाइनेंस इनकम को जितना पैसा मिला है इंटरेस्ट का उस पे रिकॉर्ड कर लो, फेयर वैल्यू गेन लॉस पीएनएल में डाल दो, सेटलमेंट डेट पे दिन कोई गेन लॉस हुआ पीएनएल में डाल दो, सब कुछ पीएनएल, सब कुछ पीएनएल, सब कुछ पीएनएल। ओके, ये हो गया आपका फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल का अकाउंटिंग। नाउ ये हो गया आपका मेजरमेंट प्रिंसिपल एफए का। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी। तो इसका बाय डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन होता है एफबीटी पीएनएल, लेकिन इफ एंटिटी हैज सेलेक्टेड इनिशियल रिकॉग्निशन पे इरिवोकेबल ऑप्शन, मतलब एक बार जो आप एफबीटी ओसीआई में आ गए आप एफबीटी पीएनएल में नहीं जा सकते हैं, और अगर आप एक बार एफबीटी पीएनएल पे अकाउंटिंग कर लिए तो आप एफबीटी ओसीआई पे नहीं आ सकते हो। इट्स अ इरिवोकेबल ऑप्शन अवेलेबल एट इनिशियल रिकॉग्निशन टू मेजर द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी एट एफबीटी ओसीआई। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है तो एफबीटी पीएनएल, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कुछ बोल रहा है तो एफबीटी ओसीआई। ना उसके बाद है एफए एट ऑफ मार्केट टर्म्स। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एफए एट ऑफ मार्केट टर्म्स? यहां पे हम लोग करते क्या है, सिंपल सा बात समझना कि हम लोग देखते हैं कि हमारा इस इंस्ट्रूमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस क्या है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो प्रेजेंट वैल्यू निकला वो मेरा फाइनेंशियल एसेट, जितना हमने अमाउंट पे किया था और जो प्रेजेंट वैल्यू निकला उसमें जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस का क्या अकाउंटिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप। अगर इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को लोन दिया है तो ये डिफरेंस को कहलाएगा आपका इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। लेकिन एक कैच है यहां पे ध्यान में रखना, बोला अगर सर्विस कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो इस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे प्रीपेड इंप्लॉय बेनिफिट expense and we will amortize it over the service period। अगर सर्विस कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर सर्विस कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम लोग डायरेक्टली पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप अजम्पशन लेके अपना सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ अब आते हैं स्टाफ लोन अगर प्रीपे हो गया तो क्या करेंगे। तो जिस दिन स्टाफ लोन प्रीपे हो रहा है सबसे पहले उस दिन का कैरिंग अमाउंट निकालो आफ्टर प्रीपेमेंट, कैरिंग अमाउंट निकालो आफ्टर प्रीपेमेंट। ओके, नाउ फिर उस दिन फेयर वैल्यू निकालो, फेयर वैल्यू निकालो। फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कैश फ्लोज। इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा, या तो प्रीपेड इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अगर सर्विस कंडीशन है तो, अगर सर्विस कंडीशन नहीं है तो हाथों हाथ पी एंड एल में जाएगा। नाउ अगर लोन दिया गया है, पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया है, पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया है तो पेरेंट कैसे रिकॉर्ड करेगा, जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज आएगा उसको तो अपना लोन टू सब्सिडरी बोल के रिकॉर्ड करेगा, लेकिन जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। सिमिलरली अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को लोन दिया है तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसको बोलेगा लोन टू पेरेंट, लेकिन जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे,
डिविडेंड एक्सपेंस, और कहां से एडजस्ट होगा, रिटेन्ड अर्निंग से एडजस्ट हो जाएगा। नाउ अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया है, लेसी ने लेसर को डिपॉजिट दिया है, तो उसको क्या बोला जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट फाइनेंशियल एसेट। लेकिन जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आरओयू असेट। आरओयू असेट में उसको ऐड कर देंगे एंड वी डेप्रिसिएट इट ओवर द लीज टर्म, डेप्रिसिएट ओवर द लीज टर्म। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल असेट का। ना अब आता है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। तो इसमें सिंपल सी बात करना, पहले आप पूरा अपना अमोर्टाइजेशन का जो शेड्यूल बनता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस, फाइनेंस, इनकम, पेमेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस, पहले अपना फॉरेन करेंसी में बना लो, पहले अपना फॉरेन करेंसी में बना लो। उसके बाद ओपनिंग को ओपनिंग रेट से कन्वर्ट करो, फाइनेंस इनकम को एवरेज रेट से कन्वर्ट करो, पेमेंट वाला को जो आपको पैसा आ रहा है उसको पेमेंट डेट रेट से कन्वर्ट करो, और क्लोजिंग वाले को क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करो। अब चैलेंज आएगा यहां पे, एक्सचेंज गेन लॉस कैसे निकालें और फेयर वैल्यू गेन लॉस कैसे निकालें, गोइंग वन बाय वन। अगर आपका फाइनेंशियल एसेट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड पे है तो आपका फेयर वैल्यू गेन लॉस तो आना ही नहीं है, तो जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो सारा एक्सचेंज गेन लॉस। अगर आपका असेट एफए एट एफवीटी ओसीआई है तो क्या करोगे, एक्सचेंज गेन लॉस कैसे निकालोगे। सो हमेशा ध्यान में रखना, एक्सचेंज गेन लॉस कैरिंग अमाउंट पहले निकाल लो, रुपीज में कितना आ रहा है, जो कन्वर्ट करने के बाद आपका रुपी में कितना आया, फिर कैरिंग अमाउंट फॉरेन करेंसी में कितना था, उसको क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करके कितना आया, ये जो डिफरेंस आएगा इसको बोलते हैं एक्सचेंज गेन लॉस। तो फेयर वैल्यू गेन लॉस क्या होगा, कैरिंग अमाउंट इन फॉरेन करेंसी, फेयर वैल्यू इन फॉरेन करेंसी। तो बोला फेयर वैल्यू गेन लॉस इन फॉरेन करेंसी, इस फेयर वैल्यू गेन लॉस इन फॉरेन करेंसी को क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा आपका फेयर वैल्यू गेन लॉस। ओके नाउ अगर आपका एफ एट एफबीटी पीएनएल पे है तो ओपनिंग वाले को ओपनिंग रेट से कन्वर्ट करो, पेमेंट वाले को पेमेंट डेट रेट से कन्वर्ट करो, और जितना अमाउंट आया यही आपका फाइनेंस इनकम भी होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखना एट एफबीटी पीएनएल जितना पैसा मिलता है वही मेरा फाइनेंस इनकम होता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इन एफबीटी पीएनएल। व्हाई, बिकॉज ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम लोग एनीवेज पीएनएल में डालते हैं, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए ही आया है। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही एडजस्ट नहीं हुआ है एफए में तो काय का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ओके नाउ क्लोजिंग वाले को क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करो। अब आता है कैसे निकाले फेयर वैल्यू गेन लॉस और एक्सचेंज गेन लॉस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कैरिंग अमाउंट इन रुपी में कितना आया हुआ है, कैरिंग अमाउंट फॉरेन करेंसी में कितना हुआ है। ठीक है, फॉरेन करेंसी में जो आया उसको रुपी में कन्वर्ट करो यूजिंग क्लोजिंग डेट रेट, जो डिफरेंस आएगा ये हो जाएगा आपका एक्सचेंज गेन लॉस। नाउ कैरिंग अमाउंट को पहले आप फॉरेन करेंसी में निकालो, फिर फेयर वैल्यू को फॉरेन करेंसी में निकालो, जो डिफरेंस आया उसको बोलेंगे फेयर वैल्यू गेन लॉस फॉरेन करेंसी वाला, उसको क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करो, ये आ गया आपका फेयर वैल्यू गेन और लॉस, फेयर वैल्यू गेन और लॉस इन आईएनआर आ गया। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। बोलो क्लियर है क्या। अब आता है एफए का रीक्लासिफिकेशन एंड इंपेयरमेंट। तो एफए का रीक्लासिफिकेशन और इंपेयरमेंट एक एक करके करते हैं। एफए का रीक्लासिफिकेशन का क्या प्रिंसिपल था बताओ। तो सबसे पहला पॉइंट, क्या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का रीक्लासिफिकेशन हो सकता है क्या, नहीं, उसका रीक्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। क्या डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट का रीक्लासिफिकेशन हो सकता है क्या, उसका नहीं हो सकता ना। बाकी का रीक्लासिफिकेशन हो सकता है। तो उसका पॉलिसी क्या बोलता है, बोलता है कि टिल द डेट ऑफ रीक्लासिफिकेशन ओल्ड पॉलिसी फॉलो करो, उसके बाद नया पॉलिसी फॉलो करो, उसके बाद नया पॉलिसी फॉलो करो। एक बार मैं इसको एंट्रीज आपको फटाफट दौड़ा देता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये रहा। तो अगर आपका एफ एसीएम से एफवीटी पीएनएल में गया है तो कॉस्ट का कॉस्ट पे ही रहा, तो हमने पहले इसको क्या करना है, एसीएम को एफवीटी पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, और जैसे ही एफवीटी पीएनएल में ट्रांसफर किया वैसे सबसे पहले हम लोग फेयर वैल्यूएशन करेंगे। नाउ अगर आपका एसीएम से एफवीटी ओसीआई में जा रहा है तो सबसे पहले ट्रांसफर का एंट्री, फिर फेयर वैल्यूएशन गेन और लॉस का एंट्री। अगर आपका एफवीटी पीएनएल से एसीएम में गया तो पहले फेयर वैल्यूएशन का एंट्री, फिर ट्रांसफर का एंट्री, फिर ट्रांसफर का एंट्री। नाउ अगर आपका एफवीटी पीएनएल से एफवीटी ओसीआई गया तो सबसे पहले फेयर वैल्यूएशन का एंट्री, फिर ट्रांसफर का एंट्री। अगर आपका एफवीटी ओसीआई से एसीएम पे गया है तो पहले फेयर वैल्यूएशन का एंट्री, फिर ट्रांसफर का एंट्री। नाउ क्योंकि ओसीआई से कहीं और जा रहा है तो जो व्हाट इज द क्यूमुलेटिव बैलेंस जो ओसीआई में होगा वो कहां जाएगा, तो बोला अगर सब्सिक्वेंट क्लासिफिकेशन एसीएम में है तो ये आपका कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ये आपके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। नाउ अगर सब्सिक्वेंट क्लासिफिकेशन एफवीटी पीएनएल में है तो जो आपका क्यूमुलेटिव बैलेंस ओसीआई में होगा वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हो गया एफए का रीक्लासिफिकेशन, ये हो गया एफए का रीक्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट अबाउट एफए का इंपेयरमेंट। तो एफए का इंपेयरमेंट के लिए बोलता है, स्टैंडर्ड बोल रहा है आपको यहां पे
जो इंपेयरमेंट होगा वो सबसे पहला बात एफवीटी पीएनएल का नहीं इंपेयरमेंट होगा। क्यों? क्योंकि तो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है विद द इंपैक्ट गोइंग टू पी एंड एल। और अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का बात करेंगे तो इसका इंपेयरमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ओसीआई से पी एंड एल में रिक्लासिफाई कर ही नहीं सकते इसको। नाउ बचा एसीएम और एफवीटी ओसीआई, तो इसका इंपेयरमेंट कैसे होगा? अगर आपका एफ एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड है तो आप क्या करोगे, यहां पे एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करोगे और इंपैक्ट को पीएनएल में लेके जाओगे। लेकिन अगर आपका एफए एट एफवीटी ओसीआई है तो क्या करोगे, आपका एसेट तो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे है, उसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। तो क्या करेंगे, बस हम लोग जितना अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस होगा उसको रिक्लासिफाई करेंगे फ्रॉम ओसीआई टू पीएनएल, फ्रॉम ओसीआई टू पीएनएल। नाउ एक बात ध्यान में रखना, यहां पे जो इंपेयरमेंट लॉस होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है 12 मंथ ईसीएल, एक होता है लाइफ टाइम ईसीएल। नाउ लाइफ टाइम ईसीएल कब चार्ज करते हैं? जब एसेट का क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है या फिर एसेट क्रेडिट इंपेयर कर जाता है। बाकी सारे केस में 12 मंथ ईसीएल, बाकी सारे केस में 12 मंथ ईसीएल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ टाइम ईसीएल एंड 12 मंथ ईसीएल? सो लाइफ टाइम ईसीएल में हम लोग लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट्स इन मल्टीप्लाइड बाय 100%, लेकिन 12 मंथ ईसीएल मिलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफॉल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। नाउ एक बात ध्यान में रखना, यहां पे अगर आपने 12 मंथ ईसीएल चार्ज किया है तो सब्सिक्वेंटली फाइनेंस इनकम ग्रॉस एफए पे आएगा। अगर आपने लाइफ टाइम ईसीएल चार्ज किया है लेकिन आपका असेट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क है तो आपका सब्सिक्वेंट जो फाइनेंस इनकम है वो आएगा आपका ग्रॉस एफए पे। लेकिन आपने अगर लाइफ टाइम ईसीएल चार्ज किया है बिकॉज असेट इज क्रेडिट इंपेयर्ड, तो जैसे ही आपका असेट क्रेडिट इंपेयर हो गया तो अब जो फाइनेंस इनकम आएगा वो आएगा नेट एफए, वो आएगा नेट एफए। ओके, तो आपका क्लासिफिकेशन रिक्लासिफिकेशन इंपेयरमेंट भी हो गया। डी रिकॉग्निशन ऑफ एफए में क्या होता है आपका समझो। हम लोग एफए को कब डी रिकॉग्नाइज करते हैं? व्हेन द राइट टू रिसीव कैश फ्लो एक्सपायर हो जाता है, या आपका पास थ्रू अरेंजमेंट होता है, या आपने राइट टू कैश फ्लो ट्रांसफर कर दिया है अलोंग विद कंट्रोल, या सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आपने ट्रांसफर कर दिया है। तो नाउ अगर आपने एफए को बेच दिया है विथ रीपरचेज अग्रीमेंट, ओके, अंडर ए रीपरचेज अग्रीमेंट, और रीपरचेज प्राइस इज अ फिक्स्ड प्राइस, तो भी आप एफए को डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। रीपरचेज प्राइस इज एट मार्केट प्राइस, तो आप एफए को डी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर आपका कॉल या पुट ऑप्शन के साथ बेचा है एंड ऑप्शन इज इन द मनी, तो आप एफए को डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। ऑप्शन इज आउट ऑफ मनी, तो आप एफए को डी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ना अगर आपने एफए को ट्रांसफर किया है अंडर रिकोर्स अरेंजमेंट, मतलब सामने वाला पार्टी मेरे पे आके दावा बोल सकता है कि अगर पैसा नहीं मिला तो आप मेरे को पैसा रिकवर करा के दोगे, तो रिकोर्स अरेंजमेंट सेल किया है तो आप एफए को डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। अगर अंडर नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट ट्रांसफर किया है तो आप एफए को डी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। नाउ आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट असेट। तो इसमें क्या होता है, आपने असेट को एफए को ट्रांसफर कर दिया है किसी और को विद सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, बट स्टिल एक स्मॉल पोर्शन का गारंटी दे दिया है। तो यहां पे क्या होगा, इस पोर्शन को आपको तीन पार्ट में ब्रेक करके अकाउंटिंग समझना होगा। पहला, क्योंकि आपने एफए ट्रांसफर कर दिया है तो डी रिकॉग्नाइज करो बैंक अकाउंट डेबिट टू एफए टू गेन लॉस। दूसरा, क्योंकि आपने गारंटी दिया है तो यू आर स्टिल इन्वॉल्व इन दैट एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ दैट गारंटी। सो आपको कैसे रिकॉर्ड करना होगा, कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट असेट अकाउंट डेबिट टू एसोसिएटेड लायबिलिटी बाय द अमाउंट ऑफ गारंटी। नाउ क्योंकि आपने गारंटी दिया है तो फेयर वैल्यू ऑफ गारंटी जितना भी होगा उसको ओवर द लोन पीरियड, ओवर द गारंटी पीरियड हम लोग उसको अमोर्टाइज करेंगे टू पी एंड एल। एंट्री क्या होगा, पी&एल अकाउंट डेबिट टू एसोसिएटेड लायबिलिटी। तो ये हो गया आपका एफए का डी रिकॉग्निशन। कमिंग टू एफएल का डी रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन। अब इसमें कैसे होता है समझो बात को। एफएल के डी रिकॉग्निशन में सिंपल सा बात हम लोग देखते हैं, कोई डी रिकॉग्निशन होता नहीं है, रीस्ट्रक्चरिंग होता है। और जब रीस्ट्रक्चरिंग होता है तो हम लोग देखते हैं कि अगर सिग्निफिकेंट रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, आपका टर्म्स सिग्निफिकेंटली चेंज हो गया है, तो हम लोग लगाएंगे एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग। अगर टर्म्स स्मॉल चेंज हुआ है तो लगाएंगे मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। बट हाउ टू इवैल्यूएट दैट, तो पॉइंट नंबर 1 हम लोग देखते हैं मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ एफएल कितना है। नाउ वी से कि टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होने के कारण मेरा रिवाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है। तो जब रिवाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालते हो, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज एज पर द रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशंस बट यूजिंग ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। सो हमेशा याद रखना, जब आप इवैल्यूएट कर रहे हो कि मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगेगा या एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगेगा, तो यू टेक ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। ओके, सो कैरिंग रिवाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू present value of the future cash flows as per the revised terms and conditions but using the original discount rate। now आप इन दोनों को, कैरिंग अमाउंट को और रिवाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी को कंपेयर करो। कैसे, कैरिंग अमाउंट माइनस रिवाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी बाय कैरिंग अमाउंट। ओके, अब ये अगर परसेंटेज
10% से कम है, 10% से कम है तो क्या बोलेंगे, आपका लगेगा मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। 10% या उससे ज्यादा है तो लगेगा आपका एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग। ओके, नाउ उसके बाद क्या हुआ, अब आता है अगर मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगाएंगे तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे मेरा ओल्ड लोन कंटिन्यूज, ओल्ड लोन कंटिन्यूज। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, जितना भी रिवाइज कैश फ्लोज है उसको ओरिजिनल डिस्काउंट रेट पे ही प्रेजेंट वैल्यू निकाल के अकाउंटिंग करेंगे। अगर कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगा है तो उसको एफएल में एडजस्ट करेंगे और हम लोग अपना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे। अगर आपका एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग लगेगा, अगर आपका एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंट लगेगा तो ओल्ड एफएल को डी रिकॉग्नाइज करेंगे एट इट्स कैरिंग अमाउंट, न्यू एफएल को रिकॉग्नाइज करेंगे एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिवाइज्ड कैश फ्लोज as per the revised terms and conditions but using revised discount rate, using revised discount rate, okay, using revised discount rate। और जो दोनों में डिफरेंस होगा वो चल जाएगा पी एंड एल में। और अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा होगा रीस्ट्रक्चरिंग पे तो वो भी चल जाएगा पी एंड एल में, वो भी चल जाएगा पी एंड एल में। तो ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन और एक्सटिंग्विशमेंट का अकाउंटिंग। एक आता है कॉन्सेप्ट डेट फॉर इक्विटी स्वैप, मतलब मैंने लोन लिया था, अब मैं लोन को रिपे करने में असमर्थ हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे कंपनी का इक्विटी शेयर ले लो, मेरे कंपनी का इक्विटी शेयर ले लो। तो अब इसमें सेटलमेंट कैसे होगा, मैं दिखाऊंगा मेरे लोन का कैरिंग अमाउंट क्या है, जो मैं इक्विटी शेयर दे रहा हूं अपनी कंपनी का उसका फेयर वैल्यू क्या है, ये जो डिफरेंस आएगा वो जाएगा पी एंड एल में। वाई ये पीएनएल में क्यों जा रहा है, इक्विटी में क्यों नहीं जा रहा है, सो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, बिकॉज दिस इज द सेट गेन और लॉस on settlement of financial liability, not a gain or loss on issue of equity instruments। okay, so ये prima facie it's a gain or loss on settlement of financial liability, hence जो gain loss होगा वो जाएगा P and L में। fair value of equity instruments granted कैसे निकालोगे, so what is the fair value of net assets of the entity multiplied by कितना परसेंटेज स्टेक दिया सामने वाले को वो मिल गया। अगर वो नहीं मालूम होगा तो आपको फिर देखना होगा आपने जो इक्विटी शेयर्स दिया है, समझो यहां पे उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो फटाफट देख लो यहां पे, ये रहा। सो अगर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने इशू किया है वो मालूम है तब तो हम लोग ये ले ही लेंगे, अगर नहीं मालूम है तो आपका फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी जो एक्सटिंग्विश हुआ है उसका वैल्यू ले लेंगे। ओके, तो ये हो गया डेट फॉर इक्विटी स्वैप्स, ये हो गया डेट फॉर इक्विटी स्वैप्स। चलो हम लोग वापस चल रहे अपने टॉपिक पे मेन। तो हमने डी रिकॉग्निशन ऑफ एफ एफ एल भी पढ़ लिया। अब आता है डेरिवेटिव और एम्बेडेड डेरिवेटिव। अब समझना बात को, यहां पे डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव का डेफिनेशन का 3 पॉइंट्स है। क्या, इट डिराइव्स इट वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट और लायबिलिटी, नाउ इट इज सेटल्ड एट ए फ्यूचर डेट, इट इज सेटल्ड एट ए फ्यूचर डेट, और तीसरा क्या है बताओ, लो और नील इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, एट एफवीटी पीएनएल। हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो दो तरह से आता है, या तो कॉल या पुट ऑप्शन पे आता है या फॉरवर्ड या फ्यूचर ऑप्शन पे आता है ना। अगर कॉल या पुट ऑप्शन पे आता है तो समझना जो आप इनिशियली प्रीमियम पे करते हो तो उसको डेरिवेटिव एफए अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर प्रीमियम मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। सब्सिक्वेंटली कंपेयर करना मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस को, मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस को कंपेयर करो और निकालो कि क्यूमुलेटिव गेन लॉस कितना है। मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस को कंपेयर करो और निकालो क्यूमुलेटिव गेन लॉस कितना है। अब देखो आपने कितना रिकॉग्नाइज किया था, आज कितना है, जो जितना डिफरेंस होगा उसको गेन और लॉस को पी एंड एल में रिकॉर्ड कर लो, उस गेन और लॉस को पी एंड एल में रिकॉर्ड कर लो। मैं 1 मिनट आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं सो दैट इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देख लो आपका एक्सरसाइज प्राइस था यहां पे कितना 102। ओके, आपने प्रीमियम पे किया था 5 रुपया पर शेयर, तो आपने 5,000 का रिकॉर्ड कर लिया डेरिवेटिव एफए अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपका मार्केट प्राइस है 104, तो आप क्या बोले, आपका एक्सरसाइज प्राइस 102 था, तो आपका आपने कॉल ऑप्शन परचेज किया था तो राइट टू बाय है, तो आपका गेन कितना हो गया, गेन कितना हो गया, 2 रुपया का गेन हो गया, 1000 शेयर था 2000 रुपया गेन हो गया। आपका डेरिवेटिव एफए आना चाहिए था 2000 पे, आपने डेरिवेटिव एफए रिकॉर्ड कितना पे किया है 5000 पे, तो आपको डेरिवेटिव एफए को कम करना होगा फ्रॉम 5000
टू 2000, तो क्या करोगे, लॉस रिकॉर्ड करो 3000 का, लॉस रिकॉर्ड करो 3000 का। सिमिलरली यहां पे 31 दिसंबर 20x1 में मार्केट प्राइस हो गया 105, आपका एक्सरसाइज प्राइस कितना था 102, तो गेन कितना का हुआ, 3 का गेन हुआ। तो आपको रिकॉर्ड करना होगा डेरिवेटिव एफए कितना पे, 3000 पे। आपका डेरिवेटिव एफए था कितना पे, 5000 माइनस 3000, 2000 पे आ रहा था, हमें जो लेके कहां तक जाना है 3000 तक, तो 1000 का मैं गेन रिकॉर्ड कर लूंगा। तो ये हो गया आपका कॉल या पुट ऑप्शन वाले केस में। बट एक बात ध्यान रखना बच्चों, कॉल या पुट ऑप्शन में ये वाला चीज मत भूलना, अगर आप देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रखना अपने पास, ये बहुत 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 जरूरी है। ओके नाउ उसके बाद आपका क्या आता है यहां पे, फॉरवर्ड फ्यूचर्स। तो फॉरवर्ड फ्यूचर्स में इनिशियल डेट पे कोई एंट्री नहीं होता है, सब्सिक्वेंटली आप निकालना कि क्यूमुलेटिव गेन और लॉस कितना है, कितना क्यूमुलेटिव गेन लॉस है, आपने पहले कितना गेन और लॉस रिकॉग्नाइज कर रखा था, जो डिफरेंस होगा उसको पी एंड एल में रिकॉर्ड कर लेना। अगर गेन है तो आपका डेरिवेटिव एफए, लॉस है तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। ओके नाउ तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव का अकाउंटिंग भी। अब आते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव पे। तो एम्बेडेड डेरिवेटिव में हमें इसको ब्रेक करना पड़ता है, तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे एम्बेडेड डेरिवेटिव हमारे सिलेबस में दो चीज पढ़ना है, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव और प्री पेमेंट ऑप्शन। कमिंग टू फॉरेन करेंसी में, तो लेट सपोज अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल समथिंग, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एन इक्विपमेंट, तो होस्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। लेकिन डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, उसका उल्टा। ना एक बात समझना, हमने जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको कैसे अकाउंटिंग करना है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल समथिंग एट द फॉरवर्ड रेट। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इक्विपमेंट एट 10 लाख डॉलर एट 55। तो यहां पे होस्ट में कॉन्ट्रैक्ट डेट पे कोई एंट्री नहीं, रिपोर्टिंग डेट पे कोई एंट्री नहीं, सेटलमेंट डेट पे मुझे क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, जितना फॉरवर्ड रेट था उस पे उसका अकाउंटिंग कर लेना है। और डेरिवेटिव में क्या करना है वो तो मालूम है आपको, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल पे अकाउंटिंग करना है, मार्क टू मार्केट गेन निकालते जाओ, जितना गेन आया तो गेन को रिकॉर्ड करो, लॉस आया तो लॉस को रिकॉर्ड करो, और सब्सिक्वेंटली उसको रिकवर कर लो, बस हो गया। ये हो गया आपका एम्बेडेड डेरिवेटिव का अकाउंटिंग। चलो आगे चल रहे हैं। अब आता है प्री पेमेंट ऑप्शन। तो प्री पेमेंट ऑप्शन में कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले बोला आप निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज यूजिंग इंटरेस्ट रेट विदाउट प्री पेमेंट ऑप्शन। तो लेट सपोज आपने लोन लिया है 1 लाख का, 100 लाख का। ओके नाउ आपका प्रेजेंट वैल्यू आया 104.23, तो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी कितना हो जाएगा 104.23, लेकिन आपको अमाउंट मिला कितना है 100। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 100, बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू फाइनेंशियल लायबिलिटी 104.23। अब जो डिफरेंस आया 4.23 वो कहां जाएगा, उसको बोलेंगे प्री पेमेंट ऑप्शन, उसको बोलेंगे प्री पेमेंट ऑप्शन। नाउ दिस प्री पेमेंट ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव, और जो एफएल है वो होस्ट है। तो होस्ट एफएल है, उसको हम लोग नॉर्मल एफएल अकाउंटिंग करेंगे एज पर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। जो प्री पेमेंट ऑप्शन है, उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, अब समझो बात को। प्री पेमेंट ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव व्हिच हैज टू बी अकाउंटेड एज एट एफवीटीपी&एल। तो इनिशियली आपने 4.23 पे रिकॉर्ड कर लिया, सब्सिक्वेंटली क्या करोगे, आप देखोगे कि मेरे को लोन अगर आज प्रीपे करना है, लेट्स सपोज एट ईयर एंड 1, अगर मुझे आज लोन को प्रीपे करना है तो मुझे कितना प्रीपे करना पड़ेगा, 103 पे प्रीपे करना पड़ेगा। लेकिन आज लोन का कैरिंग अमाउंट कितना है 103.69, मतलब प्रीपेमेंट ऑप्शन होने के कारण मेरे को 0.69 का बेनिफिट मिल गया। तो ये 0.69 इज द वैल्यू ऑफ योर प्रीपेमेंट ऑप्शन। सो आपका ओपनिंग था 4.23, क्लोजिंग आ रहा है 0.69, तो जो डिफरेंस होगा कहां जाएगा, पी एंड एल। तो ये हो गया आपका प्री पेमेंट ऑप्शन का अकाउंटिंग। अब चल रहे हैं हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे। नाउ एफए एट रेगुलर वे ऑफ परचेज में दो होता है, ट्रेड डेट अकाउंटिंग, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। तो ट्रेड डेट अकाउंटिंग में हम लोग एफए को ट्रेड डेट पे रिकॉर्ड करते हैं, और सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में हम लोग एफए को सेटलमेंट डेट पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन चैलेंज यहां नहीं आता, चैलेंज क्या आता है, अगर सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग कर रहे हैं ना तो आपका एफए ट्रेड डेट पे रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, और अगर ट्रेड डेट और सेटलमेंट डेट के बीच में रिपोर्टिंग डेट आ गया तो उस दिन हम लोग फेयर वैल्यू गेन और लॉस कैसे रिकॉर्ड करें। तो बोला अगर सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग कर रहे हो और रिपोर्टिंग डेट बीच में आ रहा है तो रिपोर्टिंग डेट के दिन हम लोग एक नया लेजर खोलेंगे विच विल बी कॉल्ड एज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसको हम लोग हटा देंगे जब हम लोग एफए को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गया आपका ट्रेड डेट सेटलमेंट अकाउंटिंग। नाउ उसके बाद क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे और भी कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको आप एक बार देख सकते हो, नॉट दैट रेलेवेंट। ओके नाउ अकाउंटिंग मिसमैच मतलब अगर आपका एफए, आपने लोन लिया, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट में रिकॉर्ड किया, आपने उस लोन को यूज किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उस इन्वेस्टमेंट को आप एफवीटी ओसीआई पे रख रहे हो, बोला दिस क्रिएट्स एन अकाउंटिंग मिसमैच। सो इस केस में आप एफएल और एफए दोनों को एफवीटी पिनल पे रखोगे। ओके नाउ yes, that's all. So this completes your entire financial instruments. This completes your entire financial instruments.